नमस्कार। इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जिस पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है, जो एनडीए के लिए गढ़ मानी जाती है एक तरह से। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इस सीट पर जिस तरह से सियासी जंग छिड़ चुकी है, कहीं ना कहीं एनडीए से अब ये सीट छिनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार और मशहूर गायक पवन सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है बतौर निर्दलीय प्रत्याशी, इसके बाद से देखा जा रहा है कि बीजेपी जद्दोजहद में लगी हुई है कि कैसे भी करके इस सीट पर जीत हासिल कर ली जाए। कहीं ना कहीं पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी के चलते पवन सिंह इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब होते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात ये कर ली जाए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के लिहाज से, अपने सरल स्वभाव को के लिए जाने जाने वाले दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा क्या इस सीट पर बाजी इस बार मार पाएंगे या नहीं? क्या इतना आसान है बीजेपी के लिए, एनडीए खेमे के लिए इस सीट पर जीत हासिल कर पाना उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दौलत। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि वह बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वह इनकार कर देते हैं और अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट सीट से। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही आ जाती है कि पवन सिंह का बीजेपी से बाहर हो जाना क्या एक साजिश के तहत माना जाए, या फिर यूं माना जाए कि पवन सिंह वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे थे? हाँ, देखिए इसमें दोनों ही यहाँ पर बातें हो सकती हैं। तो पहले पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनौती बीजेपी को बीजेपी में रहकर ही दी थी, निर्दलीय वो चुनाव उतर गए, जहाँ पे पहले उनको उसके बाद सीट बीजेपी ने दी थी। ये नहीं कि बीजेपी ने उनको कहीं से उतारा ना हो या फिर उनकी उम्मीदवार पानी फेर दिया हो। आसनसोल से उनको बतौर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उनको वो शायद वो सीट उनको पसंद नहीं आई, रास नहीं आई, लेकिन उन्होंने पार्टी से बात नहीं करी। उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही मेरे को राजनीति में ज्यादा रुचि है। ये सब वो कहते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद फिर वो निर्दलीय जो है यहाँ बिहार की उस सीट से उतरते हैं, जहाँ पे पहले से ही बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी थी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की परेशानी का सबब बन सकते थे। ऐसे में वोट बैंक स्प्लिट हो सकता था, लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये भी कर दिया कि अगर पूर्वांचल वोट उनकी तरफ आ जाते हैं तो फिर दोबारा बीजेपी उनको अपनी तरफ शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी किसी पार्टी का हाथ पकड़ना चाहते होंगे, किसी पार्टी के साथ यहाँ पर पवन सिंह रहना चाहते होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन उससे ये साफ नहीं हुआ कि वो किस तरीके से अब काम आगे करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने उनको समर्थन देने की बात कही, कई लोगों ने समर्थन देने की बात कही। अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चीज बनाती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर पवन सिंह को अपनी तरफ किया जाए। ये सब चीजें यहाँ पर आप देखते हुए नजर आएंगे। देखिए समीकरण यहाँ पर बिगड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचली वोट मात्र बिहार में नहीं बल्कि और भी कई जगह है, कई राज्यों में है, हरियाणा में है। आप देख लेंगे तो दिल्ली एनसीआर के कई सारे इलाकों में ये जो पूर्वांचल वोट है वो काफी ज्यादा प्रभावित करता है। और जैसे कि जो स्टार्स होते हैं, जो फिल्मी कलाकार होते हैं, सिंगर होते हैं, उनको लोग भगवान तक यहाँ पर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से इसको नुकसान हो सकता है, उनको बाहर निकालना। लेकिन तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं सीट बचाने का फायदा देखते हुए, एक सीट बचाने का फायदा देखते हुए कहीं ना कहीं बाकी वोट बैंक को नाराज करती हुई नजर आ रही है। देखिए जिस तरह से बीजेपी जो है वो कई सामाजिक मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक को कटते हुए देख रही है। 400 का पार आंकड़ा बीजेपी ने इस बार रखा है, लेकिन क्या 400 के पार के आंकड़े पर पहुंच पाएगी? बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 17 पर बीजेपी चुनाव लड़ी है, 16 पर जेडीयू है। एनडीए खेमे में 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी को। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जाए इन सहयोगी दलों के साथ। और ऐसे में पवन सिंह कहीं ना कहीं काराकाट सीट पर जिस तरह से ताल ठोक रहे हैं, उसके बाद से यही देखा जा रहा है कि मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी के आने वाले समय में भी बढ़ सकती हैं। पवन सिंह को बीजेपी से बाहर होते हुए देखकर देखा जा रहा है कि उनके समर्थक उन्हें और भी ज्यादा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, और मैनिफेस्टो पर अगर रुख कर लिया जाए तो पवन सिंह ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से पहले भी सांसद रहे हैं, एक बार फिर से चुनावी मैदान में वह उतरे हैं। आपको जानकारी दे दें कि रोजगार के लिए नए संसाधन विस्तृत किए जाएंगे, ऑर्गेनिक एवं आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना वह करेंगे। जल संग्रह, पेयजल एवं सिंचाई के लिए सिंचित पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे, कलाकारों को उचित सम्मान मिलेगा। सालों से जो बंद पड़े हैं
पाली पुल को जल्द से जल्द चालू कराएंगे और डालमिया नगर में बंद पड़ी फैक्ट्रियों का पुनः संचालन किया जाएगा, नए उद्योगों का विस्तार किया जाएगा, आईटी पार्क बनाए जाएंगे जिससे रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान माघ संक्रांति और कार्तिक छठ के मेले का आयोजन एवं सरकारी महोत्सव की शुरुआत करेंगे। मां ताराचंडी मंदिर और सौंदर्यकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा, रेल और रोड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। पवन सिंह ने यहाँ पर अपने वचन पत्र में ये तमाम बातें कही हैं। एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा, सोन नदी पर यहाँ पर मरीन ड्राइव की तर्ज पर सौंदर्यकरण और नवीनीकरण कराया जाएगा, काराकाट लोकसभा में आने वाले प्रमुख स्टेशन पर ट्रेनों की स्टॉपेज बढ़वाएंगे और सौंदर्यकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर पवन सिंह ने मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या ये मैनिफेस्टो और पवन सिंह की पॉपुलैरिटी ही उन्हें जीत दिला सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर मैनिफेस्टो और पॉपुलैरिटी बिल्कुल यहाँ पर उनको जीत दिला सकती है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी में रह के एक बड़ी चुनौती दे रहे थे कि मेरे पास स्टार पावर है, यहाँ लोग कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती दे दी है, मैनिफेस्टो अपना जारी करके कहीं ना कहीं बिहार की जनता ऐसे ही किसी व्यक्ति को देख रही थी जो उनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर शहरों से बढ़ाए, कहीं ना कहीं चीजें उनको उपलब्ध कराए। मेडिकल की आपने बात करी, शिक्षा की बात करी, वो सब चीजें का मुद्दा जो है अभी चल रहा है और सब कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर बीजेपी वार किए जाते हैं, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी वार किए जाते हैं, रेलवे के कई मुद्दों को लेकर बीजेपी वार किया जाता है और वही सब उनके मैनिफेस्टो में देखने को मिला है। तो कड़ी चुनौती बीजेपी को दी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टो और उनकी पॉपुलैरिटी उनको ये चुनाव बड़े आराम से भी जिताती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर अकेला बीजेपी का पूरा मैनिफेस्टो हल्का पड़ सकता है यहाँ पर बात की जाए तो पवन सिंह के मैनिफेस्टो के साथ, क्योंकि जनता की ज्यादा बात इसमें दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कोई धर्म का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा, ना ही कोई और चीज यहाँ पर कही जा रही है। मात्र देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्टार पावर का एडवांटेज जो है लिया जा रहा है, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रही हैं। बिल्कुल, बाकी की तमाम चीजें यहाँ पर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उनकी पत्नी भी चुनावी प्रचार में उतरती हुई नजर आई, लेकिन क्या वह यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। इसके अलावा भी उन्होंने अपने वचन पत्र में तमाम बातें लिखी हैं कि महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर सैनिटरी नैपकिन हो वितरण केंद्र खोले जाएंगे, मुफ्त एवं कम पैसों में सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भी उन्होंने देखा जाए तो काफी अच्छे विचार यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो एक अलग प्लानिंग कर रखी है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं मिले। महिलाओं के लिए स्मार्ट पिंक सिटी, स्मार्ट पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। ये तमाम खेल एवं खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर तमाम सोच विचार किए गए हैं। तो मैनिफेस्टो जो बनाया गया है पवन सिंह का वो काफी शानदार है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा दौलत यहाँ पर कि जिस तरह से पवन सिंह ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, अब यहाँ पर बीजेपी भी क्या अहम बदलाव करती हुई देखी जा सकती है? इसे देखते हुए क्या उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर वाकई में जीत हासिल करने के लिए कुछ और करते हुए नजर आएंगे? अब बिल्कुल, यहाँ पर जनता को लुभाने की अब बात चलेगी या फिर तो धर्म के मामले पर यहाँ पर जनता को लपेटा जाएगा या फिर कोई और मामला यहाँ पर देखा जा सकता है, या फिर इस संकल्प पत्र में और चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बढ़ा के दिखा सकते हैं, या फिर अपने संकल्प पत्र की अब लगातार वो चर्चा करेंगे। देखेंगे आपके किस तरीके से एक जो ब्रांडिंग वो करते हैं कि मोदी ने ये करा, यहाँ पर बीजेपी ने ये करा, वो ब्रांडिंग चालू हो जाएगी। राम मंदिर की ब्रांडिंग फिर दोबारा चालू यहाँ पर हो सकती है, 370 की ब्रांडिंग चालू हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा यहाँ पर सामने आ सकता है जो शायद इस पूरे वचन पत्र पे भारी पड़ सकते हैं। ये 3-4 मुद्दे तो बीजेपी अब ये करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर जिस तरह से दौलत ने कहा है कि मोदी के नाम पर ब्रांडिंग की जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर हर एक चीज को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो रणनीतियां बनाई जा रही है, क्या आखिरकार मोदी, शाह और जेपी नड्डा की रणनीतियां यहाँ पर रंग लाएंगी? उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर जो पॉपुलैरिटी है, जो कहते हैं पवन सिंह की मेरे साथ तो हर उम्र का वोट बैंक है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यहाँ पर बच्चे हो, चाहे यहाँ पर जवान ही क्यों ना हो, क्योंकि वह कहते हैं कि मैंने हर तरह से एंटरटेन किया है लोगों को। जवान की बात कर ली जाए, चाहे बुजुर्गों की बात कर ली जाए, तो मैंने देशभक्ति गाने भी गाए हैं, मैंने भक्ति सॉन्ग भी गाए हैं और एंटरटेन भी किया है। तो उस तर्ज पर उन्हें काफी बड़ा समर्थन मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर पवन सिंह ने काफी बड़ा प्रॉफिट पाया है। आने वाले दिनों में आखिरकार पवन सिंह इस सीट से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम सवालों को जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।